नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणुका जो रिपोर्ट आज है इस जल प्रलय में, यानी इस जल प्रलय में क्या क्या हुआ, जब अत्यधिक वर्षा हुई, 18 घंटे तक लगातार वर्षा हुई और पानी जो है पटना शहर में घुस गया। ये कहाँ की घटना है, यानी 1967 में जब पटना शहर में भयंकर बाढ़ आई थी, प्रलयंकरकारी यानी भयंकर बाढ़ जब आई थी, तो उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। और इस जल प्रलय में क्या क्या परिस्थितियाँ लेखक के सामने थी, क्योंकि लेखक भी पटना का ही रहने वाला, और वहाँ की बाढ़ का वर्णन लेखक ने किया है इस जल प्रलय में। इसका पहला और दूसरा जो भाग हमने पढ़ा है उसमें हमने लेखक परिचय जाना, पहले भाग में पाठ परिचय जाना, दूसरे भाग में हमने पढ़ा है कि पटना शहर में जो बाढ़ आई है कितनी भयंकर है। इसे मृत्यु का तरल रूप भी कहा गया है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी तेज गति से तेज प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो वह गेरुए रंग का झाग पेन जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है। और यहाँ पर लेखक और लेखक का मित्र जो है कवि आचार्य व्याख्याता है, दोनों रिक्शे में बैठ कर के और यानी पटना शहर के कई जगह जो निचले भाग है वहाँ पर निचले स्थान है, बाढ़ का पानी घुस आया है, उसे देखने के लिए लेखक और लेखक का मित्र जाते हैं रिक्शे में बैठ कर के, और दोनों एक दूसरे से संवाद करते हुए जाते हैं। जब वो लौट कर के वापस घर आते हैं और कुछ ही देर बाद जो है जनसंपर्क की गाड़ी आती है जिसे जनता से संपर्क किया जा सके। पटना शहर के कई नगर है, कई स्थान है जो पानी से जल प्लावित यानी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, पानी भर गया है। जनसंपर्क की गाड़ी आती है और लोगों को सावधान करती है कि हो सकता है पानी का जो बहाव है वो अत्यधिक तेज है और राजेंद्र नगर जो है और भी कई इलाके हैं इनमें पानी घुस सकता है। तो लेखक ये सोच करके चिंतित रहता है। कुछ आवश्यक वस्तुएं जो है या आवश्यकता की जो सामान्य वस्तुएं हैं वो एकत्रित करके रख लेता है, और वो जनसंपर्क की गाड़ी की लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनता है। आवाज़ बार बार लौट करके और लेखक के कानों में पड़ती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे भाग 2। आज हम इस रिपोर्ट ताज का यानी जिसे रिपोर्ट की तरह लिखा गया है इसका भाग 3 हम पढ़ेंगे। देखते हैं भाग 3 में लेखक ने क्या स्थिति व्यक्त की है। जैसे ही लाउड स्पीकर यानी जनसंपर्क गाड़ी आई और उसके लाउड स्पीकर की आवाज लेखक को सुनाई पड़ी, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी पत्नी, लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, गैस कब खत्म हो जाए, सिलेंडर का कुछ अता पता नहीं है। असल में सिलेंडर में मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता भी नहीं चलता है, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन की हो जाएगी और बाकी तो कोयला है ही, साथ में स्टोव है, मगर केरोसिन एक बोतल ही है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन जिसे स्टोव में जलाया जाता है। फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि बाढ़ भी कब आ गई। मैंने पत्नी से कहा, गृह स्वामिनी से कहा, होम मिनिस्टर। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों
एक अलाव जलाकर सुलगा दिया। अलाव यानी अग्नि। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था, क्योंकि ऐसी स्थिति में नींद तो किसको आएगी जब बाढ़ के हालात हों। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। ये रोड के नाम है वहाँ की सड़कों के। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। यानी 1-1:30 बजे तक जो बाढ़ का पानी है, जो अधिक प्रवाह से आगे बढ़ता जा रहा है, वो राजेंद्र नगर तक पहुँच जाएगा, जहाँ पर लेखक का निवास है। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है। नहीं, कामपोज की टिकिया अभी नहीं, यानी नींद आने की जो गोलियां होती है उन्हें कामपोज की गोलियां बोलते। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, यानी बाढ़ देखने की प्रतीक्षा में व्याकुल। ये शीर्षक लेखक को सूझता है। दत्त नहीं, नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी, पुरानी यादें ताजा होने लगी, एक एक करके चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला हो गया है। 1947 की बात है के इलाके में गुरुजी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। स्वर्गीय सत्यनाथ भादुड़ी के साथ। लेखक 1947 की बात है। यानी एक बार गंगा नदी में 1947 में इतनी बाढ़ आई थी कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को देखने के लिए और उन लोगों की सहायता करने के लिए लेखक नाव पर बैठकर जाते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई दे पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करें, टांगे सीधी कर लें, यानी बालू रेत दिखाई दी। भादुड़ी जी कहते हैं, सत्यनाथ भादुड़ी जी, जो कि इस इलाके के गुरुजी हैं। किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। शरणार्थी शरण में गए हुए, और सचमुच चींटी चाटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। यानी बाढ़ का पानी आ गया था, गंगा नदी के बाढ़ का पानी, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतु होंगे उस रेत के आसपास। भादुड़ी जी लेखक को बताते हैं। सचमुच चींटी चाटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, शियार तक यहाँ पनाह ले रहे होंगे, शरण ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, सीख थी, हर नाव पर पकाही घाव। पकाही घाव क्या होता है? पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती है, तलुओं में भी घाव हो जाते हैं, जो होते हैं पकाही घाव की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते हैं खाने पीने की चीज से पहले पकाए घाव की दवा और दिया सलाई की ही मांग करते हैं। फिर 1947 के बाद 1949 की बात है। उस बार महानंदा नदी की बाढ़ से घिरे बापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। वो तो थी 1947 की बात, जब गंगा नदी के बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अभी 1949 की बात, जहां महानंदा नदी में बाढ़ आई थी और लेखक एक गांव में पहुंचे थे। हमारे नाम पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। देखिएगा, रिलीफ संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने वाले एक डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप यानी शिविर में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण तरीके से, भयंकर तरीके से डर गए, भयभीत
बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। यानी जो बीमार नौजवान था, जिनकी सहायता के लिए शिविर लगाए गए थे, और महानंदा नदी में जब बाढ़ आई थी तो उससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए शिविर लगाए थे, और बीमारों को जो है नदी से पार करवा के ले जाया जा रहा था। तो एक बीमार नवयुवक था, उसके साथ में उसका कुत्ता भी था। कुत्ता नहीं जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा। वो नाव में से डॉक्टर जो बैठे हुए थे कहते कि कुत्ते को भगाओ, कुत्ते को भगाओ, कुत्ते को भगाओ। इतने में ही जो बीमार नौजवान था वो उस नदी में कूद पड़ा नाव में से, और कुत्ता भी उसके पीछे ही कूद पड़ा। नौजवान कहता है कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी एक जाति है, आदिवासी जाति है मुसहरी, जो दूने पतले आदि बनाने का काम करती है। इस जाति को मुसहरी कहते हैं, मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए, यानी उन्हें सहायता पहुंचाने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे, टोले यानी ढाणी के पास, तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान यानी मंच बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक प्रकार का नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ, नट जो होते हैं, आपने देखा होगा कि नट जो होते हैं वो खेल करने आते हैं। दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। धानी यानी धनी, पति। घरनी यानी पत्नी, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है उसकी पत्नी, यानी नटखेल दिखा रहा है जिसमें उसका पति है और पत्नी है, दोनों पति पत्नी है, और पत्नी अपना घर छोड़ करके मायके जा रही है। उसका घर वाला उसको मनाकर, यानी उसका पति उसे मनाकर राह से लौटाने लगा। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल तेज गति से बजने लगा। धग दिग धग दिग, चकेक चकदुम, चकेक चकदुम, चकेक चकदुम। इस प्रकार से जो है ढोलक और ताल तेज गति से बजने लगे। कीचड़ के पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है, यानी वहां देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी और सभी खिलखिला करके, स्त्री पुरुष सभी उत्साहित थे और खिलखिला करके हंस रहे थे। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसे हंसी उन्हें नहीं दे सके क्या? रिलीफ यानी उनकी सहायता करके भी हम ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सके। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरमनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालजर यानी बॉय स्काउट था, बालक था और बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के एक पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे, यानी जो केले का पौधा होता है उसे रख करके और उस पर नदी पार करते थे, निकलते थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर यानी जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और उनके साथ मारपीट भी की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो पाठ 3 हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा है कि लेखक जो है वो अपनी जब पानी राजेंद्र नगर जहाँ लेकर रहता है वहाँ तक आने वाला है, जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर के माध्यम से बता रही है। तो लेखक जो है अपनी गृह स्वामिनी से
अपनी पत्नी से पूछता है कि गैस वैस है कि नहीं है, केरोसिन स्टोव अभी है, कोयले भी है। और जिस प्रकार से गैस का कुछ पता नहीं चलता सिलेंडर में कितनी गैस है, उसी प्रकार से बाढ़ का पानी भी कुछ कब आ धमके कुछ पता नहीं है। इसलिए अपनी पत्नी से जो है आवश्यक वस्तुओं के बारे में लेकर पूछताछ करते हैं। और फिर जो है एक बार गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है और वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यथित और दुखी है, क्योंकि भयंकर बाढ़ की चपेट में जो क्षेत्र आ चुके हैं उनकी सहायता करने के लिए लेखक वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद महानंदा नदी जो है वहाँ पर भी एक बार उस नदी में भी जोरदार बाढ़ आती है, तो वहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए भी लेखक वहाँ पहुँचता है और उनकी सहायता करता है। वहाँ उनकी सहायता के लिए जो है कैंप लगवाए गए, शिविर लगवाए गए। यहाँ हमने पढ़ा कि एक बीमार नौजवान होता है जो बीमार है, नाव में बैठा हुआ है, उसी नाव में एक डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। उस नौजवान के साथ में एक कुत्ता होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस कुत्ते को भगाओ, इस कुत्ते को भगाओ, लेकिन नौजवान कहता है कि अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इतने में नौजवान उस नदी में छलांग लगा देता है और उस नौजवान के साथ जो कुत्ता है वो भी साथ में उस नदी में छलांग लगा देता है। यहाँ दोनों नदियाँ गंगा नदी और महानंदा, दोनों के इलाके जो है इन दोनों नदियों में भी बाढ़ आई थी और किस प्रकार से लेखक ने रिलीफ वर्कर का कार्य किया था, उनकी सहायता की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा और आगे क्या होने वाला है इसका हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।